ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनवर अनवर खान, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये वही चेहरा है और ये वही उलमा बोर्ड है जो मराठा, दलित और मुस्लिम समीकरण में सबसे आगे था। और हमारी ये कोशिश थी कि जहाँ देश में नफरत की राजनीति हो रही है, कैसे इस राजनीति को हम रोक सकें। और इसी बिना पर हमने मराठा, मुस्लिम और दलितों को एक जगह लाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामाजिक समीकरण बहुत अच्छे से रहा। पर कुछ वजह से आगे पीछे हुआ है, तो खैर आज नहीं कल वापस से दोबारा हम साथ में चलेंगे। तो उसी के तहत ऐसे कुछ फैसले हुए हैं जिसका हमें बड़ा अफसोस है। और हम समझते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से जो ट्रोलिंग पूरे महाराष्ट्र में हुई और जिसका एक प्रोपोगंडा बनाया गया, अब तक ये बताया गया कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक ऐसा फर्जी बोर्ड कोई आया था जिसने एक एप्लीकेशन दिया महाविकास को और कहा कि महाविकास को बिन विरोध इन्होंने सपोर्ट कर दिया, जबकि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ना महाविकास को सपोर्ट किया था ना महायुति को सपोर्ट किया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम का पूरा इस्तेमाल हुआ, जिसके बिना पर लोगों ने इसका गैर इस्तेमाल करके अपनी रोटियां सीखी। आज मैं खुलकर बताना चाहता हूं, यह बोर्ड में कोई भी अगर आपको क्वेरीज है, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। हमारा लोगो भी आप देख सकते हैं, गोल्डन लोगो। इसमें ऐसे कई फर्जी बोर्ड खड़े किए गए और उसके तहत पूरे समाज को गुमराह किया गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो पहले आप तहकीक कीजिए। ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इलेक्शन को लेकर मैं कर रहा हूं, हमारी टीम कर रही है। अब इससे पहले कुछ लिस्ट आई है समाज में, जिसके वजह से समाज में बहुत बड़ी नाराजगी फैली थी। मैं समझता हूं कि हर एक के फैसले को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक एनजीओ को, हर एक संस्था को यह अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में समर्थन दे सकता है। पर एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ एजुकेशनिस्ट और एज अ संविधान को मानने वाली शख्सियत, हम ये चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत को हमको लाना है आगे। जैसे अगर बात करें, जब मराठा समाज पर आ जाती है तो मराठा के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल साहब पूरे समाज को एक तरफ लाने में कोशिश लगाते हैं और उनके समाज की नाक कभी नीचे करने नहीं दिए। मैं समझता हूँ आज ऐसे फैसले आए जिसके वजह से हमको अफसोस हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक सेंटर की हैसियत से जाना जाता है और वहां पर एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान में नेतृत्व कर रही थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। मैं साफ कहना चाहता हूं, हमें कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। हमारा जो मकसद है वो है मोहब्बत का पैगाम जो जहां तक पहुंचे। आज हमने कुछ लिस्ट आज उसके जरिए निकाली ताकि कल को जो हालात बिगड़ रहे हैं हम इसको समेट ले। तो मेरा जो बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में एक ऐसी शख्सियत है इम्तियाज जलील साहब, जिसको बाय डिफॉल्ट कहिए या साजिश के तहत कहिए, उनको पूरा इग्नोर किया गया। और मैं समझता हूं कि गलतियां किसी से नहीं होती है, ऐसा नहीं है, हर एक से गलतियां होती है। ये समाज की जिम्मेदारी है कि कोई समाज के लिए 10 साल से आवाज उठा रहा है, बोलने वाले का साथ दीजिए। जो नहीं बोल रहा है आप उसके लिए बहुत समर्थन करते हैं। आज गुस्ताखे रसूल पर जब बात आई तो इम्तियाज जलील साहब की शख्सियत थी जो पूरे महाराष्ट्र में ट्रोल की गई। आज जब रामगिरी महाराज पर बात आई और उन्होंने जब गुस्ताखी की तो ये इम्तियाज जलील साहब की शख्सियत थी जो सब चीजों को आगे पेश की। तो मैं समझता हूं कि मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे एमआईएम से कोई मोहब्बत नहीं है, ना मुझे कोई पक्ष से मोहब्बत है, मुझे वो शख्स से मोहब्बत है जिसने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज उठाई। और मैं समझता हूं कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि उनको वो चुन कर लाए। इसी नतीजे पर कुछ फैसले हम ये नहीं बोल सकते गलत हुए। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, किसी को ए अच्छा लगता है, किसी को बी अच्छा लगता है, किसी को सी अच्छा लगता है। तो हमारा जो ओपिनियन था आज समाज के सामने हम रखना चाहते हैं। चंद सीटों पर जहां पर हमको लगता है कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व हो सकता था, वो नेतृत्व जानबूझकर नहीं होने दिया गया।
28 सीटें ऐसी थी जहां पर मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा वहां से निकल सकता था। मेरा सवाल उन सब लिस्ट निकालने वालों से है और मेरा सवाल उन लोगों से है कि 28 सीटों में कितने मुस्लिम नेतृत्व दिए गए, उसका जायजा आप प्रेस वाले हैं, आप खुद लीजिए। अगर मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की साजिश है तो बिल्कुल हम उलेमा बोर्ड की तरफ से बिल्कुल इसका साथ नहीं देंगे, पर हम हक की बात बोलेंगे, चाहे वो किसी को चुभ रही है, किसी को डंग मार रही है, हक बोलकर हम आगे चलेंगे। ये देश हमारा था, हमारा है। संविधान ने जो राइट्स हमको वोट का दिया, संविधान ने जो राइट्स हमको बोलने का दिया, वो बोलकर हम रहेंगे। आज आपके सामने हमने एक फहरिस्त बनाई है, इंशाल्लाह वो फहरिस्त मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये बहुत सोच समझ कर हमने कुछ लिस्ट आपके सामने की है ताकि आपको समझ में आए कि समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है। आज कितनी ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से आपसे इंतशार हुआ। मैं आपके माध्यम से और एक चीज कहना चाहता हूँ, इलेक्शन आता रहेगा और जाता रहेगा। अपनी दोस्ती को, अपनी फ्रेंडशिप को बाकी रखिए ताकि 5 साल के बाद भी आप जब मिले तो अपनी दोस्ती बाकी रहना चाहिए। ये इलेक्शन के लिए अपने ताल्लुकात को, अपने समाज को, दूसरे समाज को, एक दूसरे को बिल्कुल कीचड़ मत उछालिए। ये इलेक्शन जो है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत बुरी एडिक्शन है। जब ये एडिक्शन में कोई आ जाता है तो दोस्त नहीं रहता, भाई नहीं रहता। तो ये हम चाहते हैं कि एक मानवता के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, अमन के साथ इंशाअल्लाह ये नेतृत्व हम आगे करेंगे। तो पहला जो नाम हमारे यहाँ से जो निकला है वो औरंगाबाद की ईस्ट की सीट है, उनका नाम सैयद इम्तियाज जलील साहब, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। समर्थन पत्र की पहली यादी, हो सकता है इस यादी में और भी लोग शामिल हो जाए। पहली यादी में आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड के जानिब से आज कुछ उम्मीदवार के समर्थन की यादी आपके सामने आ रही है। उम्मीद है आप इसका भरपूर साथ देंगे। नीचे दिए गए नाम को हमारी संस्था समर्थन कर रही है, संस्था समर्थन कर रही है। मुस्लिम समाज का मैं कहीं नाम नहीं ले रहा हूं। अब तक मुस्लिम समाज के नाम पर ठेकेदारी की गई और मैं समझता हूं कि समाज को बेचने की जो साजिश की गई उसके खिलाफ उलमा बोर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि हम समाज के नेतृत्व कर रहे, हम एक संस्था के नेतृत्व कर रहे और उसी संस्था के तहत हम ये फैसला ले रहे हैं कि सैयद इम्तियाज जलील साहब को हम पूरा समर्थन करते हैं औरंगाबाद ईस्ट से। दूसरा नाम बहुत अहम शख्सियत जो कारंजा वाशिम की है, 2000 वोट से गिरती है, क्यों नहीं समाज उसको सपोर्ट करने आगे आता है। मैं कहूंगा अगर मुस्लिम समाज का नेतृत्व उस इलाके में होता तो वो सीट आगे आ जाती। तो सेकंड नाम हमारा बहुत ही बेबाक शख्सियत मोहम्मद यूसुफ पुंजानी साहब, जो कि वाशिम कारंजा से इलेक्शन लड़ रहे। कल ही मैं उनकी सभा में गया था, मैंने लाइव अपनी आंखों से वो पब्लिक की मोहब्बत देखा उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी नाम है, हम खुद उस जगह जाकर जायजा लेकर 3 दिन 3 रातें हम सोए नहीं और हम खुद गए। क्या बात है, क्यों फैसले अलग आए। हम अफसोस के साथ कहने पड़े कि वहां जाकर जब जायजा लिए तो यूसुफ पुंजानी साहब की विनिंग सीट दिख रही थी। तो आज पूरे उलेमा ने मशवरा किया, हमारे उस इलाके के उलेमा बैठे और यूसुफ पुंजानी साहब का नाम आगे किया। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी नाम हैं ये इलाके के उलेमा, यहाँ के दानिश्वर तबके से मशवरा करने के बाद हमने लाइव यहाँ के हालात देखकर, हमारे टीम नहीं मैं खुद उस इलाके में गया, मैंने जायजा लिया। आपको यकीन नहीं आएगा, कल रात का कारंजे का प्रोग्राम हम करके निकले तो हम वाशिम भी गए, हम परभनी भी गए, हम पाथरी भी गए। हमने कहा कि हमको नेतृत्व करना नहीं है, हमको नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे लाना है। इसीलिए दूसरा नाम मोहम्मद यूसुफ पुंजानी जो कि कारंजा की शख्सियत है। तीसरा नाम पाथरी की एकदम अजीम शख्सियत जिसको कोई नहीं भूल सकता, एक्स एमएलए भी थे, एमएलसी भी थी, मेरी मुराद बाबा जानी दुर्रानी साहब। अब मुझे बताओ, बाबा जानी दुर्रानी साहब ऐसी शख्सियत है कि जिसको हमारे दूसरे समाज के लोग भी चाहते हैं और अपने समाज के लोग भी चाहते हैं। तो उनका भी हमने जब जायजा लिया तो ये तीसरा नाम हमारे सामने आया। चौथा नाम
बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे अपक्ष उम्मीदवार अहमदनगर जिले में शेवगांव से चंद्रशेखर भोले पाटिल साहब, जिसका पूरा खानदान पॉलिटिक्स से जुड़ा है, इतना साफ सुथरा आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा। मराठा समाज के हैं, उनको भी हमने पूरा पूरा समर्थन किया। उसी के साथ परभनी में ओबीसी समाज हम ढूंढ रहे थे, वहां मुस्लिम समाज को नेतृत्व नहीं मिला, अफसोस है। पर हमारे छोटे भाई ओबीसी समाज के हैं। एक ऐसी खातून जब गुस्ताखे रसूल की बात आई, अपने घर को छोड़कर 100 गाड़ियां लेकर गुस्ताखे रसूल के खिलाफ वो आगे आई। यही नहीं, उसने धरना दिया, उसने आंदोलन किया, और भी इतने मुद्दे उन्होंने छेड़ाए। मैं समझता हूं कि अगर ये बहन हमारी आगे आती है तो इंशाअल्लाह परभनी में इनकलाब आ सकता है। और ओबीसी समाज की तरफ से मेरी मुराद सावित्री बाहमुनी चकोर साहिबा है, जो कि ओबीसी समाज के एक अच्छे लीडर घराने से है। रोकना चाहूंगा, एक सवाल हमको जानने का एक सवाल है, औरंगाबाद मध्य से आप किसको सपोर्ट करें? नुमानी साहब ने मशाल को सपोर्ट करने के लिए कहा है, तो आप उनके फैसले को कैसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए, मैंने कहा कि हर फैसले को रिस्पेक्ट है, उसमें कोई मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। बट अगर यहाँ की बात आ रही है तो औरंगाबाद ने 2009 से उस शख्सियत को नहीं भूला जिसने एमआईएम को वजूद दिया। और हमारे बड़ों ने कहा है कि वो शख्सियत कभी पनपती नहीं जो अपने मोहसिनों को बुला देती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये शहर जावेद कुरैशी साहब को अगर बुला देता है तो ये सबसे बड़ी बेवफाई हमारे साथ होगी। शख्सियत कैसी है, क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा। उनकी जो कुर्बानी इस शहर के लिए है, मैंने कई सालों से देखा कि दूसरे शहर के लोग आकर उनसे मशवरा करते हैं वक्त को लेकर, अपने मसलों को लेकर। तो सेंट्रल से हमने जावेद कुरैशी साहब का नाम चुना है और इंशाअल्लाह वो हमारा पूरा समर्थन उनको रहेगा। आखिरी पश्चिम में जो नाम लिया गया है उसमें हमने कोई अपना सजेशन नहीं देना समझा, कि जो ऑलरेडी किसी समाज ने नाम ले लिया है तो हमने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ ऐसे नाम थे जहां पर हमको लग रहा था, और मेरा आखिरी नाम बहुत अहम नाम जो डिबेट में दिन रात मर कर रहा है, जो अपनी बाइकल्ला को छोड़कर भिवंडी जा रहा है, और मैं समझता हूं कि ऐसी शख्सियत को भी हम भूल जाते। कैसे भूल सकता है मुस्लिम समाज? मुझे बताओ टीवी पर कौन सी शख्सियत आती है? वारिस पठान। बेशक वारिस पठान ही ऐसी शख्सियत है कि जो हमारे लिए लड़ रही है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो लड़ रहा है उसका साथ दो, जो खामोश है उसको आप साथ में रखिए, पर लड़ने वाली शख्सियत आपके साथ हो। तो ये 7 नाम आज हमने सर पश्चिम में भी देखा जाओ तो वहाँ पे एमआईएम कैंडिडेट डाले नहीं, तो कम से कम कोई और भी तो चेहरे थे ना अपने फेवर में सेकुलरिज्म के अंदर। कहां से? पश्चिम से देखिए, वहां पर भी एमआईएम कैंडिडेट भी नहीं डाले गए, और मैं समझता हूँ अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर होता तो बहुत भारी। एससी में आते ना सर, मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे आता ही नहीं ना, एससी में आता है ना वो बात। एससी में भी मुस्लिम कैंडिडेट मिल सकते थे, डाले नहीं ना वहाँ पे एमआईएम। नहीं डाले। तो ये अफसोस की बात है कि नहीं डाले। और इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि कोई पार्टी से हमने उसमें भी कोई तो भी बतलाना तो चाहिए था आपने भी कि पश्चिम में हमने ये रखेगा। देखिए, राजू शिंदे साहब का नाम आ रहा था, तो और वहाँ का जब हमने जायजा लिया तो उनको लेकर बहुत पॉजिटिव फैक्टर मुझे उलमा से आया, वहाँ के इमामों से आया, तो माशाल्लाह हमने फिर उस पर लब्बैक कहा। पर जहाँ मुझे कंफ्यूजन था, हमारी टीम को और हमारे उलमा को कंफ्यूजन था, हमने वो पस मंजर ला लिया कि हमको, मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मेरा मकसद नहीं था, पर मैंने जब इम्तियाज जलील साहब के उस चेहरे को देखा कि जो चेहरा हंसता हुआ हमेशा रहता था, चीखता था, मैं समझता हूँ कि हर घर में झगड़े होते हैं, हर भाई बहन में झगड़े होते हैं, ये घर का मामला है, आप हल कर देना। आप कब तक इसको पस मंजर लाओगे? एक अकबरुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत मेरे रिकॉर्ड में आई कि वो खुद चाहते थे कि वो माफी मांगे समाज से। ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में आप कहिए कोई हमारे बड़े लीडर से कि समाज से माफी मांगिए, कोई नहीं मांगता है माफी। आज अकबर साहब खुद माफी मांगने के लिए आए थे। पर मुझे इस चीज का बस अफसोस रहा कि औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज साहब को जैसा सपोर्ट करना था नहीं किए, और उसी के साथ जावेद कुरैशी साहब को भी, क्योंकि देखिए पुराने लोग जो होते हैं ना, इनकी कुर्बानियां हैं, और इन्होंने जो कुर्बानी देकर आज किया है, मैं समझता हूँ कि इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। एक बार आप वो पूरे नाम एक साथ बोल दीजिए। पूरे एक साथ कंटिन्यू बोल दीजिए सर। पहला नाम सैयद इम्तियाज जलील साहब, दूसरा नाम
मोहम्मद यूसुफ पुंजानी कारंजा। तीसरा नाम, मतदार क्षेत्र पहला नाम मोहम्मद यूसुफ पुंजानी कारंजा वाशिम से। ओके। दूसरा नाम सैयद इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से। तीसरा नाम चंद्रशेखर भुले पाटिल शेवगांव अहमदनगर से। चौथा नाम बाबाजानी दुर्रानी साहब पाथरी से। पांचवा नाम सावित्री महामुनि चाकोर ओबीसी समाज से परभनी से, क्योंकि परभनी में 90,000 ओबीसी और 90,000 मुस्लिम समाज है। जावेद कुरैशी साहब सेंट्रल औरंगाबाद से और वारिस पठान साहब भिवंडी से। और इंशाअल्लाह इसमें और भी नामों का इजाफा होगा और जल्द हम वो नाम आप तक अपडेट करेंगे। अब उमा बोलने जो महाविकास आघाड़ी को जो पार्टी दिया वो झुका है वो वही आप शायद देख रहे हैं, उलमा बोर्ड वो है ही नहीं, ये उलमा बोर्ड था ही नहीं। वो किसने दिया मुझे नहीं मालूम, उसके लिए तो हमने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे दोस्त सलीम लिस्ट भी सारंग, जारी हो गई थी सर, उसमें कहाँ कैसे कैसे किसको देने वाले करके। वो सलीम सारंग साहब हमारे दोस्त थे, उन तक भी ये मैसेज जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंजर भाई उलमा बोर्ड के तो हम खटिया खड़े करेंगे जो फेक है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमने चंद दिनों पहले हज हाउस में बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था जिसमें पूरा महाराष्ट्र के उलमा जमा हुए थे। आप चेहरा देखिए, लोग कौन साथ है वो देखिए, और इंशाल्लाह उसके बाद आप फैसला लीजिए। आज ये भी बहुत इमरजेंसी में, आज 1 बजे हमने फैसला लिया कि आज हमको प्रेस करना है, और मैं समझता हूँ कि जब तक चीजों की वजाहत नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि चीजें साफ नहीं होंगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी प्रेस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी उलमा फर्जी बोर्ड आ रहे हैं उनका आप पूरा बाइकआउट करिए। क्यों? क्योंकि समाज को बेचने की साजिश है। मैंने क्लियर टाइटल बताया, ये जो फैसला है ये एक संस्था का फैसला है, ये मुस्लिम समाज का फैसला हो नहीं सकता। ना कोई लेटर अगर हिंदुस्तान में आ जाए और वो कहे कि ये समाज का फैसला है, समाज बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, हम और आप इसके ठेकेदार बन नहीं सकते। बस मेरी यही गुजारिश है, मेरा जो मैसेज है वो सब तक पहुंचाए। सज्जाद नवानी ने जो लेटर निकाला है, आप उनके साथ में है, खिलाफ में है, या कैसे? देखिए, सज्जाद नोमानी साहब हमारे मुल्क की बहुत अजीम शख्सियत है, और हमारे बड़े भी हैं और मेरे खुद बहुत बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि वो उनका एक अपना फैसला था जो इतना फोरम के जरिए उन्होंने दिया, उसको हमने पूरा रिस्पेक्ट किया। कहीं भी हमने उसके खिलाफ अर्जी नहीं की, और मैं चाहूंगा अगर उसके खिलाफ कोई अर्जी कर रहा है तो रुक जाइए, वो हमारे बड़े हैं, हमने जब उनको बड़ा माना है तो उनकी सुनना भी है। पर चंद जगह पर जहां इख्तिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ये हमारी जिम्मेदारी है वो इख्तिलाफ को रोके। इसलिए 7-8 सीट से हमने सोचा कि जहां पर इख्तिलाफ बढ़ सकता है वहां पर हमने अमन के साथ ये फैसला लेने पर आए। नहीं, देखिए वो आप बोलते हैं उनको विरोध मत कीजिए, लेकिन आप दोनों में आप इम्तियाज जलील को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने गफ्फार का सपोर्ट किया है, आप दोनों का एक एक खिलाफ नहीं दिख रहा है साहब। देखिए, गफ्फार को करना चाहिए मुस्लिम को। अभी देखिए, मैंने साफ कहा कि हमको पब्लिक फिगर चाहिए जो आवाज विधानसभा में गूंजेंगी, और मेरे नजदीक आवाज की बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आवाज ही वहां चीखने वाली हो, खामोश आवाज वहां चल नहीं पाएगी। तो मेरा तो नेतृत्व पर्सनल, मेरा नेतृत्व और उलमा बोर्ड का अपना नेतृत्व इम्तियाज जलील साहब के साथ। नवानी साहब ने जो आदमी को सपोर्ट किया है, उनका आवाज नहीं आपको लगता है कि नहीं आएगी? नहीं, वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप उसके खिलाफ हो गया। नहीं इसके खिलाफ तो नहीं बोल सकते। देखिए, उनकी अपनी एक सोच है, और इख्तिलाफ में राय तो सब में होती है, भाई भाई में भी होती है। एक भाई बोलता है कि बंगला बनाना है, एक भाई बोलता है कि बिल्डिंग बनाना है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि बनाना तो घर है ना, रहने का छत बनाना है। इससे मुस्लिम समाज का विभाजन नहीं हो रहा है क्या वोटों का? ऐसा आपको लगता नहीं? देखिए, विभाजन तो हम रोकने के लिए आगे आए, जो फैसले चंद हुए। अगर ये 5-6 उम्मीदवार अगर आप देखें, अगर इनको हमने सपोर्ट नहीं करते तो अगले इलेक्शन में जो बात के लिए हम 2 साल से 5 साल से चिल्ला रहे थे कि मुस्लिम नेतृत्व चाहिए, ये मुस्लिम नेतृत्व खत्म हो रहा है। मुझे बताओ, पुंजानी साहब अगर चले जाते तो कौन आता? जो 15 साल बीजेपी में काम किया वो आता। दुर्रानी साहब चाहते तो कौन आता? इम्तियाज जलील साहब चाहते तो कौन आता? तो बहुत सारा इसमें रिसर्च हुआ है, एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी हालत में हम लोग कुछ ऐसा मामला ना करें जिसके वजह से बीजेपी को फायदा हो। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, मौलाना सज्जद नवानी साहब को एमआईएम के कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने पूर्व में डॉक्टर गफ्फार कादरी को सपोर्ट करे। इसलिए मैं खुद कल इम्तियाज जलील साहब से मिला हूँ, और उनसे मैंने इस चीज को लेकर, मेरे बोलने से पहले जलील साहब ने कहा
अंजर साहब ये जो चीज़ हो रही है गलत हो रही है, मुझे बहुत इस चीज़ का बुरा लग रहा है। हम किस किस को रोकेंगे? उनकी भी एक बहुत बड़ी फॉलोअर लिस्ट है। जिस तरह कुछ दिन पहले एक ट्रोल हुआ असद साहब के खिलाफ तो पूरा समाज बिगड़ गया, उसी तरह एक सिंपैथी है समाज में इम्तियाज जलील साहब को लेकर, महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में। मुझे पूरे इंडिया से फोन आ रहे हैं कि क्यों हो गया ऐसा, क्या वजह है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। तो मैंने कहा कि ये सबसे बेहतर होता है बुराई को सबसे पहले हम खुद रोक लें, गलत कुछ हो रहा है तो खुद आगे आकर रोकें। सर आपकी इस डिसीजन से ऐसा उलमा इकराम के लोगों को ऐसा नाराजगी नहीं लगी कि आपका डिसीजन ऐसा उनका ऐसा? देखिए मैंने पहले कहा, अभी भी कहा, ये हिंदुस्तान है या संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना अपना फैसला लेने का। अब देखिए डिसीजन पास हो तो ऐसा होता है कि मीडिया के सामने कुछ और होता है और जब बटन दबाने की बात आती है तो कुछ और निकलता है। कई बार ऐसा हुआ, तो मैं किसी को आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। बहुत समझदार हो चुके हैं लोग, बस नेतृत्व अच्छे करने वाले लोगों को आगे लाइए और उनका साथ दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान की जब बात करते हो पीर बोलते हैं तो मुस्लिम समाज को नेतृत्व मिला नहीं आता, मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं देते तो मुस्लिम समाज का विकास नहीं होगा, हुआ नहीं। देखिए अभी तक तो मुस्लिम समाज के साथ खेला गया और मैं साफ अंदाज में हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान इस मुल्क का नमक है। नमक जब तक नहीं डालेंगे वो टेस्ट नहीं आएगा सियासत में भी और राजकारण में भी। और इसीलिए अब ये नमक की हैसियत हमको मालूम क्या हो चुकी है। जिस तरह तखत दिया है, तखत उतारने की ताकत लोकसभा में बता दी है मुसलमान ने। और इंशाल्लाह अब मिलकर महाराष्ट्र में भी हम बहुत जल्द बताएंगे कि कैसे पुस्ताई ताकत को हम खत्म करें। थैंक यू सर। देखिए आज का जो प्रेस था ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, मैं समझता हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज में थोड़ी सी जो नाइत्तेफाकी है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मनोज जरांगे पाटिल साहब ने एक फैसला लिया कि मराठा समाज को ऊपर लाना है, हिस्सेदारी की बात करना है, और उसी तरह मैं सोचता हूँ कि मुस्लिम समाज के भी नेतृत्व आगे आना चाहिए और यहाँ से नुमाइंदा चुनकर असेंबली में जाना चाहिए। इसी नेतृत्व को लेकर कहा, जैसे कि कारंजा में यूसुफ पुंजानी साहब, औरंगाबाद से ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब, बाबा जानी दुर्रानी साहब पाथरी से, सावित्री जी जो कि ओबीसी समाज के परभनी से, जावेद कुरैशी साहब सेंट्रल से, वारिस पठान साहब भिवंडी से और चंद्रशेखर भोले पाटिल साहब शेवगांव से। ऐसे 7 नाम हमने चुने कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो समाज का नेतृत्व नहीं, समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। इसमें से हमने नॉन मुस्लिम भी कैंडिडेट्स लिए, इसमें मराठा भी समाज है, दलित भी है और ओबीसी भी है। यही वजह हम बताना चाहते हैं कि समीकरण था, है और रहेगा। और इंशाअल्लाह ये तो अभी हमने थोड़ा सा पीछे लिया है, 2029 दूर नहीं है, इंशाअल्लाह वक्त भी देखेगा। आपको ऐसे नहीं लगता इसको बहुत देर हो चुकी है किस चीज को सपोर्टिंग करने की? देखिए ये सपोर्टिंग का जो मामला था अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं था। चंद दिनों पहले जो लिस्ट आई उसके बाद बहुत इख्तलाफ बढ़ चुका है। मैं समझता हूँ इंटरनल वॉर होना शुरू हो गए थे। इंटरनल वॉर नहीं होना चाहिए, अमन रहे, इसलिए हमने ये फैसला लेने का आज ही 1 बजे सोचा। आपके इस फैसले से उलमा इकराम सहमत रहेंगे सर? देखिए उलेमा अपने अपने इलाके के बेशक फैसला ले रहे हैं। सिर्फ औरंगाबाद का जहाँ तक बात आई, मैंने अक्सर जितने इलाके आपके सामने लिया, यहाँ के उलेमा से हमारा मशवरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तरफ से ये नाम आया। रही बात औरंगाबाद की, जी। औरंगाबाद में भी इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले उलेमा भी है जो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अकबर साहब से भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मैं समझता हूँ उसको आप इतना बड़ा इशू मत बनाइए, और मैं समझता हूँ कि किसी की कुर्बानियों को आप मत भूलिए, जिसने 10 साल 15 साल उम्मत के लिए डाल दिया। चंद गलतियों के वजह से उसको आप अपना रास्ता मत बताइए, साथ दीजिए। उम्मत एकजुट होकर जब आगे आएंगी इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। और औरंगाबाद जो शहर है इसकी निगाह पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस पर है, और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है इस बार औरंगाबाद वाले बता देंगे ये 2 सीटों को चुनकर इंशाल्लाह कि ये ताकत क्या होती है। झगड़े होते रहेंगे, 4 दीवारी के हैं, बाद में बैठकर हम बात करेंगे, पर अब आप पूरा साथ दीजिए। ये साथ इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में हिलाएगा और असेंबली में। ओबीसी साहब से नहीं है, हमारा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। किससे मिलकर आपने फैसला लिया? कुछ डील हुई है, कुछ आपको उनसे बात हुई है? जलील साहब आपके पास आए थे, आप जलील साहब के पास? इम्तियाज जलील साहब से कल हमारी बात हुई है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोग उलमा बोर्ड वाले लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल भाई ने किया। इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाह सब ने खेला, महायुति ने भी खेला, महाविकास ने भी खेला। अफसोस की बात है
महाराष्ट्र एक ऐसा यतीम स्टेट है, आप बताइए कि अब तक स्टेट में इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई, जबकि हर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। क्या वजह थी? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार नहीं थी, क्यों नहीं दिया आपने? अब भरोसा इन लोगों को हम नेतृत्व देंगे, ये हमारी आवाज आगे पहुंचाएंगे। और सबसे इसको लेकर बात हुई, कल कारंजा में 20,000 से ऊपर लोग जमा हुए यूसुफ पुंजानी साहब के लिए। 300 से 400 उलेमा बैठ के फैसला लिए कि ये लड़ाई के लिए यूसुफ पुंजानी साहब आंदोलन भी करेंगे। उसी साथ वारिस पठान साहब तो हमेशा मेरे साथ रहते बंबई में इस मुद्दे को लेकर। और इम्तियाज जलील साहब से बात हुई, जावेद कुरैशी साहब से भी हुई, और जितने हमारे बाबा जानी से भी हुई, और सब ने सहमति की कि इमामों के लिए, उलेमा के लिए हम हमारी पूरा जान माल वक्त सब देने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द हर एक का इंडिविजुअल वीडियो भी आएगा आपके सामने। सर उलमा के जो तनख्वाहें सर जो आज कम है, तो उसको बढ़ोतरी होंगी आपकी इस फैसले में भी, जो बात रखी आपने? मैं एक बात बोलूं, उलेमा की तनख्वाह कम है ही नहीं, ये तो इमाम चंदा करके हम लोग दे रहे हैं। मेरी बात आप समझे नहीं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 93 जो अमेंड हुआ 2002 या 3 में, कि हर इमाम को वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलना चाहिए, जिसका सैलरी स्केल 14,000 से 16,000 हो चुका है हरियाणा में, क्यों नहीं महाराष्ट्र में है? जब ये मिल जाएगा वो एकदम खुशहाल रहेगा। थैंक यू।